दुल्हन की डोली में हुआ बच्चा। डोली में कविता अपने ससुराल की ओर जा रही थी। उसका पति भी रवि उसके साथ साथ चल रहा था। उसके साथ कई बाराती भी थे। डोली चलते वक्त जब डोली का पर्दा हवा से हट जाता है तो रवि तिरछी आंखों से अपनी पत्नी को देखता है और जब दोनों की नजरें मिलती है तो कविता शर्मा कर अपनी आंखें झुका लेती है। उधर बारात में साथ चल रहे सभी लोग कविता की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। अरे बहुत ही सुंदर पत्नी मिली है अपने रवि को। हाँ चाची, लाखों में एक है वो। जैसे जैसे कविता की डोली उसके ससुराल पहुंच रही थी उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जंगल को पार कर उसकी डोली एक पथरीली पुल से गुजर रही थी। तभी कविता के पेट में जोरों से दर्द होना शुरू होने लगा। हे भगवान, मेरे पेट में दर्द कैसे होने लगा। पहले तो उसने बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वह जोर से कराने लगी। आ, आ इस तरह उसके कराने की आवाज़ जैसे ही रवि ने सुनी तो वह घबरा गया और दौड़कर कविता के पास गया और उसे बोला, क्या हुआ कविता जी? पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही मैं। रवि ने डोली वालों को डोली रोकने को कहा। अरे डोली वाले भैया, जरा डोली रोकना, मेरी पत्नी के पेट में जोरों से दर्द हो रहा है। डोली वालों ने डोली रोकी। कविता का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। बारात में सब चल रहे लोग और रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से कविता को क्या हो गया है। बहुत बहुत दर्द हो रहा है और आसपास डॉक्टर होता तो कविता को उसके पास ले जाया जाता, लेकिन वहाँ उस सुनसान इलाके में कहाँ से कोई डॉक्टर होता। तभी बारात के साथ चल रही एक औरत ने कहा कि लगता है इसने शादी में कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है। अरे किसी के पास हाजमे की गोली है क्या? हाँ चाची, मेरे पास है, मैं अभी देखता हूँ। कविता को हाजमे की गोली दी गई, लेकिन उससे उसका पेट का दर्द कम नहीं हुआ, उल्टा उसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। हे भगवान, क्या हो गया है इसे? इतना दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन कुछ देर बाद वहाँ खड़ी औरतों को पता लगा कि ये कोई मामूली दर्द नहीं है, लेकिन कोई कुछ कहता इससे पहले कविता ने डोली में एक छोटी बच्ची को जन्म दे दिया। तुरंत ही बच्चे की रोने की आवाज़ वहाँ गूंजने लगी, लेकिन डोली में इस तरह बच्चे की जन्म के बाद वहाँ जितने लोग थे उन्होंने अपनी बातें शुरू कर दी। हे भगवान, यह घोर कलयुग आ गया है। ये लड़की अभी शादी के बाद घर भी नहीं पहुंची और बच्ची को जन्म दे दिया। राम राम, क्या कहे इसे? दिखने में तो इतनी सुंदर है और इसके कर्म काले हैं काले। ना जाने शादी के पहले ना जाने इससे अपने मुंह कहाँ काले किए हैं। इसे तो अभी के अभी अपने घर वापस भेज देना चाहिए। ये कविता तो रवि का जीवन बर्बाद कर देती। कुछ देर पहले सभी लोग कविता की तारीफ करने से नहीं थक रहे थे, वही कुछ देर बाद सभी उसकी बुराई करने लगे। कुछ देर पहले तक रवि के चेहरे पर जो खुशी थी वह एकाएक गायब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया। ये सब क्या है? ये कैसे हो गया? कविता ने बच्चे को जन्म दे दिया। कुछ घंटे पहले रवि बहुत खुश था। आज उसकी शादी जो थी। कविता को जब उसने पहली बार देखा था तभी तय कर लिया था कि कविता ही अब उसकी पत्नी बनेगी। गोरा रंग, लंबा कद, गालों का काला तिल और फूलों की पंखुड़ी से उनके होंठ बाकी लड़कियों से अलग बना रहे थे। आप बहुत खूबसूरत हैं कविता जी, मैंने आपकी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है।
शुक्रिया आपका, मैं तो आपको पसंद तो हूँ ना। रवि के बातों का कविता ने अपने नज़रें झुकाकर जवाब दी। रवि मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपने माँ और पापा से कहा, मुझे लड़की पसंद है। रवि और कविता ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। पंडित जी से पूछकर उनकी कुंडली मिलवाई गई और उनकी शादी के लिए एक अच्छा मुहूर्त निकलवाया गया। ये लड़की तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। रवि के लिए पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं दोनों के। लेकिन क्या? लेकिन शादी के लिए अभी कुछ महीने का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही लगन शुरू होगा। कुछ महीने का इंतजार रवि के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वह जल्द से जल्द कविता से शादी करके उसे अपने घर ले आना चाहता था। लेकिन उसके चाहने से क्या होता? पंडित ने जो मुहूर्त बताया था उसके लिए हर हाल में उसे इंतजार करना ही था। हालांकि इस बीच वह कविता से फोन पर बात करने लगा और जितनी ज़्यादा वो कविता से बात करता उससे उतने ही ज़्यादा कविता से प्यार हो जाता। सच कह रहा हूँ कविता, मेरे लिए अब इंतजार करना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो कैलेंडर पर तारीख काट रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कब दूल्हा बनूंगा और बारात लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। कविता रवि दूल्हे के ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रहे थे और कविता तो हमेशा की तरह ही किसी परी की तरह लग रही थी। जब उसने उसके गले में वरमाला डाली तो रवि बार बार यही सोच रहा था कि मैं पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जो कविता जैसी लड़की मेरी पत्नी बनने वाली है। शादी के रस्में शुरू हुई। दोनों ने 7 फेरे लिए और 7 फेरों के साथ पंडित जी ने दोनों को 7 वचन दिलाए। अब आप दोनों मेरे पीछे दोहराइए। मैं दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं दुख में, सुख में, अमीरी, गरीबी में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ये सारी बातें रवि के दिमाग में घूम रहा था। उधर छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ भी उसके कानों में लगातार आ रही थी और साथ ही उसके कानों में आ रहे थे अपने रिश्तेदारों की ताने भरी बातें। अरे ये तो समय रहते ही इस कल्युक्षणी का राज खुल गया, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाता। हाँ रवि, तू खड़े खड़े क्या सोच रहा है? इसे छोड़ यहाँ पर और निकल यहाँ से। ये तो तेरी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो सारी जिंदगी इस पागल के साथ रहना पड़ता। रिश्तेदारों की जहर भरी बातें रवि खड़े खड़े सुन रहा था और साथ ही वह कविता का चेहरा भी देख रहा था। कविता की आंखों में आंसू थे। अचानक रवि ने कविता की छोटी बेटी को उठाया और सबके सामने कहा, ये मेरी बेटी है, आप लोग मेरी पत्नी को कुछ मत कहिए, उसने कुछ नहीं किया, वह बेचारी तो निर्दोष है, यह सारी गलती मेरी है, मेरी। असल में शादी के बीच कुछ महीने का अंतराल था। उस अंतराल में रवि और कविता में ढेर सारी बातें किए करते थे। एक रात जब रवि उससे बातें कर रहा था तो वह एक जिद पकड़कर बैठ गया। कविता, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुम मेरी एक बात नहीं मान सकती? आप समझ नहीं रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? किसी को पता लगा तो अनर्थ हो जाएगा। अरे किसी को पता नहीं चलेगा। वह वैसे भी मैं कोई गलत काम करने नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें बस अकेले में मिलने के लिए कह रहा हूँ। वह तो ठीक है, लेकिन छोड़ो, बस कल मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं। रवि के जिद के आगे कविता को झुकना पड़ा। बेशर्मी की नज़र मिलकर एक होटल में मिले, लेकिन होटल में मिलने के बाद दोनों खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाए और प्यार के सागर में खो गए। लेकिन जब कविता को समझ आया कि उसने क्या गलती की है तो वह
बहुत डर गई। मुझे बहुत डर लग रहा है रवि, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। अरे कुछ नहीं होगा, और हो भी गया तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, कोई गैर नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं बता दूंगा कि ये सब मेरे कारण हुआ है। कविता को जो डर था वह हो गया। कविता गर्भवती थी। उसने रवि को ये बात बताई तो रवि ने कहा कि कविता थोड़े दिनों तक यह बात संभाल लो, फिर जब हमारी शादी होगी तो हम कुछ महीनों के लिए बाहर चले जाएंगे, और जब हम वहां से वापस लौटने के समय एक बच्चा लेकर आएंगे तो किसी को शक नहीं होगा। कविता ने सब कुछ संभाल तो लिया था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जमाने से जो राज मैंने छुपाया था अब इस तरह बाहर आएगा, किसी को नहीं पता था। रवि और कविता की सारी बातों को सुनकर सभी रिश्तेदारों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कविता से माफ़ी मांगी, लेकिन साथ साथ यह भी कहा कि कुछ बातें शादी के बाद ही हो तो अच्छा है, क्योंकि यही हमारे समाज का नियम है। कोई इसको मानता है तो कोई नहीं मानता, लेकिन इसे मानने वाला कभी पछताता नहीं है। रवि के जिद पर कविता ने गलती की थी, इस बात का रवि को एहसास था। उसने कविता से भी माफ़ी मांगी। उसके बाद फिर एक बार बारात दुल्हन को लेकर उसके घर चल पड़ी, लेकिन वह पहली बारात थी जिसमें दुल्हन के साथ उसकी बेटी भी डोली में जा रही थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।